नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही आज भी प्रधानमंत्री के बजट अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नामी गिरामी नेताओं ने अपने भाषण दिए और अपने विचार रखे। विपक्ष की तरफ से बोलने वाले नेताओं में अखिलेश यादव शामिल थे लोकसभा के अंदर और चरणजीत सिंह चन्नी, और दूसरी तरफ राज्यसभा में संजय राउत और मनोज कुमार झा ने अपने विचार संसद के पटल पर रखे। आइए सुनते हैं इन भाषणों की हाईलाइट। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव की शुरुआत काफी धमाकेदार रही, जब उन्होंने सांसदों का आह्वान किया कि महाकुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जिस पर खुद स्पीकर ओम बिरला आपत्ति दर्ज करा बैठे। अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ पर सरकार को जमकर सुनाया। बजट में सरकारी आंकड़े देने के साथ साथ अखिलेश ने महाकुंभ में मारे गए लोगों के आंकड़े भी सरकार से मांगे और कहा कि मेले में खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में जिम्मेदार लोगों के लिए सजा की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े क्यों छुपाए। सरकार के ऊपर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डिजिटल महाकुंभ का वायदा करने वाली सरकार वोटों की डिजिट क्यों नहीं दे पा रही है। महाकुंभ के 144 साल बाद होने के दावों पर भी अखिलेश ने उंगली उठाई और उन्होंने दावा किया कि हर महाकुंभ का खगोलीय संयोग 144 साल बाद ही बनता है। महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। साथ ही सरकार पर अखिलेश ने आरोप लगाया कि संत समाज के स्नान में व्यवधान डालकर सरकार ने सनातन परंपरा को भी तोड़। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार पर लानत भेजते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं के शव मिलने के बाद भी, और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। अखिलेश यही नहीं रुके, मौतों के बाद स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाने का मुद्दा भी उन्होंने संसद में उठाया कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं। मीडिया को महाकुंभ का सच बताने से रोकने के लिए डराने धमकाने और यहां तक कि रिश्वत देने का भी मुद्दा अखिलेश ने संसद में उठाया। न केवल ये लोग
मीडिया का सहारा ले रहे हैं। मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री के मौतों पर 18 घंटे के बाद शोक व्यक्त करने पर भी सरकार को खरी खरी सुनाई। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। अखिलेश कांग्रेस को भी नसीहत देते नजर आए। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर पहले हमारी बात मान ली होती तो आज इस सरकार से कहना ना पड़ता। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आश्वासन भी दे दिया कि इस मुद्दे पर तो आप अगर लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार को महाकुंभ पर आड़े हाथों लिया तो राज्यसभा में संजय राउत ने ये काम किया। हालांकि समय की कमी के कारण वे अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ये कुंभ पॉलिटिकल ब्रांडिंग बना दिया गया और पहले तो भगदड़ की खबर को भी अफवाह बताया गया। कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि ये अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, ये आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ ये आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि 2000 मौतें हुई हैं महाकुंभ में, लेकिन इस आंकड़े की पुष्टि पर 6 ने सवाल उठाए हैं और उन्हें इस आंकड़े की पुष्टि के लिए आज शाम तक का समय दिया गया है। साथ ही संजय राउत ने आरोप लगाया कि लाशें कूड़े के ढेर में भी पड़ी मिली हैं। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। राजद की तरफ से मनोज झा बोलने के लिए खड़े हुए और महाकुंभ से लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए ड्राफ्ट पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। सवाल किया कि जब बिहार जाति जनगणना के आंकड़े वित्त मंत्री के पास हैं, तो बजट उन आंकड़ों को ध्यान में क्यों नहीं बनाया जा रहा? महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई। सर, अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आया, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर, ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर, ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी
बंद होनी चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में बोले और उन्होंने अफसोस जताया कि हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार महाकुंभ की भी व्यवस्था ठीक से नहीं कर सकी। हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली जो सरकार है वो हिंदुओं के महाकुंभ को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, वहाँ सही प्रावधान नहीं कर पाई, वहाँ सही इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों श्रद्धालु वहाँ मारे गए। चन्नी ने कहा कि भाजपा के नेता ने भी उनसे राहुल गांधी के भाषण की तारीफ की और कहा कि उनके पास मंदिर मस्जिद झगड़े का जवाब तो है लेकिन राहुल के भाषण का नहीं। इस पर चेयर में बैठे जगदम्बिका पाल ने चन्नी की इस प्रशंसा को भी आरोप का नाम दे दिया। अमित शाह के अंबेडकर बयान का जवाब भी चन्नी ने दिया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों के लिए अंबेडकर भगवान है। कहा कि ये लोग अंबेडकर 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 करते हैं, अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अंबेडकर ही भगवान है। चन्नी ने सरकार को याद दिलाया कि आने वाली किताबों में भी उनके कारनामे दर्ज होंगे। बजट में बिहार को मिली इतनी ग्रांट्स के मद्देनजर बिहार की जनता से किए गए प्रधानमंत्री के वायदों पर भी सवाल उठाते हुए चन्नी ने पूछा कि कितने रुपए मिले हैं बिहार को। अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहाँ देना है कुछ। 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहाँ ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सरकार की तरफ से जवाब देने का मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने। राहुल गांधी के कल के भाषण पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने का समय तो आने वाला है नहीं। तो ये इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण हमें सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। इंडिया अलायंस के ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस अलायंस को लेकर भ्रम फैला हुआ है। दिल्ली चुनावों का उदाहरण देते हुए संबित पात्रा ने कहा कि टी शर्ट और मफलर की लड़ाई चल रही है। अभी दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में है और मफलर भी इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस के रिश्ते की नूडल्स तुलना करते हुए संबित पात्रा ने तंज कसा कि ये सपना देख रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी। ये सपना देख रहे हैं कि कभी इनकी सरकार बनेगी तो वो भाषण करेंगे। चीन के ऊपर भी संबित पात्रा ने बोला और चीन के ऊपर बोलते हुए उन्होंने राहुल को राहुल जिनपिंग भी कहा। ये जो दोनों गए थे चीन में, MOU साइन हुआ था शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी ने किया था। क्या यही करार किया था? चीन द्वारा जमीन हड़पने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को संबित पात्रा ने याद दिलाया कि कैसे नेहरू जी ने भी जमीन चीन को दी थी। और नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is. तो हमने दे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू के ऊपर सोनिया गांधी की टिप्पणी पर भी संबित पात्रा बोले। द्रौपदी मुर्मू जी जो महामहिम राष्ट्रपति है वो मेरे राज्य से आती है, वे उड़ीसा से आती है, इसलिए जब उनको पुअर लेडी और पुअर थिंग कहा जाएगा, उड़िया अस्मिता कभी चुप नहीं रहेगा। मैं बोलूंगा
ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब हवन प्रिय वासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भारत की नारी दुर्गा है। तो ये था आज के संसद के गहमा गहमी भरे दिन की कुछ हाइलाइट्स और इसका लेखा जोखा। कल फिर दोबारा आपके सामने पेश होंगे संसद की और दूसरी हाइलाइट्स लेकर, जिसमें आप सुन सकेंगे और कुछ बड़े नामी गिरामी नेताओं के भाषणों की हाइलाइट। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।